शरद, क्या माहौल लगा दिल्ली में घूमने के बाद? लोग वोट डाल पा रहे हैं? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं? पुलिस जो है वो जो मतदाता हैं उनको बहुत दूर ही रोक दे रही है। मैंने इलेक्शन कमीशन का ये पास बनवाया हुआ है। जैसे ही हम गेट पर पहुंचते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं नहीं नहीं अंदर अलाउड नहीं है। शरद, दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि आज एक विवाद राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया कि जो रिलीवर होते हैं पोलिंग बूथ के पर एजेंट्स के, उनके रिलीवर्स को जाने नहीं दिया जा रहा। हर चुनाव में कुछ ना कुछ इस तरह की समस्या आती है, इस बार ज्यादा आ रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वतंत्र के इस खास कार्यक्रम 4 PM शो में स्वागत है। मैं हूं विक्रांत यादव। आज दिल्ली का चुनाव चल रहा है और सबसे बड़ी खबर जिसके विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, ये अब से कुछ देर पहले के विजुअल हैं, जो सीलमपुर इलाके के विजुअल हैं। और सीलमपुर इलाके में काफी तनाव वहां पर बन गया था और ये कहा गया था कि बुरके में जो महिलाएं आई थी उनकी पहचान की जा रही थी। हालांकि क्या विवाद हुआ, आधिकारिक तौर पर इसकी जब जानकारी आएगी पुलिस की तरफ से तब हम आपको इसके बारे में भी अवगत कराएंगे। लेकिन काफी वहां पर तनाव बन गया था। कुछ महिलाओं का यह कहना था कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा क्योंकि उनका वोट पहले ही कोई डाल चुका है। उसके बाद इस तरीके की बात की गई कि बुरके के आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की है, लेकिन यहां पर तनाव हो गया था और कुछ देर के लिए भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर ये भीड़ कम करवाई। तो हालांकि दिल्ली का चुनाव पहले से ही ये माना जा रहा था कि बहुत हाई चुनाव जाएगा, बहुत ही गर्म चुनाव होगा। और जिस तरीके के अंदेशे जताए जा रहे थे उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि दिल्ली का चुनाव बेहद उस मुकाबले जो सोचा जा रहा था उस मुकाबले शांतिपूर्ण तरीके से अब तक रहा है। वोटिंग परसेंटेज भी अच्छी रही है, वोटिंग परसेंटेज भी ठीक रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरा होगा और शाम को 6 बजे तक आप अपना वोट दे सकते हैं। लेकिन 6 बजे जो आदमी, जो भी वोटर पोलिंग बूथ में पहुंच गया है वो अपना वोट दे सकता है। स्वतंत्र के इस खास कार्यक्रम 4 PM शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अलग अलग शख्सियतों से, अलग अलग विशेषज्ञों से, और ये कोशिश करते हैं कि उनकी तरफ से राय जनता को पहुंचाई जाए। लेकिन आज चूंकि हम लोग खुद दास स्वतंत्र की टीम ग्राउंड पर थी, लोगों के बीच थी, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे, तो आज हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा जुड़े हैं जो बताएंगे कि दिल्ली का क्या हाल है। शरद, क्या माहौल लगा दिल्ली में घूमने के बाद? लोग वोट डाल पा रहे हैं? लोगों को दिक्कत आ रही है? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं? वोटिंग सब जगह स्मूथ चलते हुए दिखाई दे रही है? देखिए छिटपुट बातें सामने आ रही हैं और इसको देखकर ऐसा लगता है कि क्या ये विवाद जो दावा किया जा रहा है ये सही है या गलत है। जैसे हमने देखा कि सुबह सौरभ भारद्वाज पुलिस वालों से भिड़ गए। उनका ये कहना था पुलिस जो है वो जो मतदाता हैं उनको बहुत दूर ही रोक दे रही है। जो उनका गांव है खासतौर से चिराग दिल्ली, वहां पर ये विवाद हो रहा था कि पुलिस जो है वो मतदाताओं को दूर ही रोक दे रही है और उनको अपनी गाड़ी जो है वो 150-200 मीटर जो है पीछे खड़ी करके आनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है। तो इस पर जो डीसीपी साहब थे उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन का आदेश है कि 200 मीटर में कोई भी वाहन जो है प्राइवेट व्हीकल एंटर नहीं हो सकता है। तो सौरभ भारद्वाज का ये कहना था कि दूसरी जगहों पर तो ग्रेटर कैलाश में तो आप ये अलाउ कर रहे हैं। तो इसमें जो मेरा अनुभव कहता है वो ये है, जैसे आज मैं नई दिल्ली में था तो नई दिल्ली में तो मैं जो अपना वाहन है हमारी गाड़ी है जो वो जो मतदाता केंद्र है स्कूल था, स्कूल के गेट पर ही मैं उतरा और गाड़ी आगे जो है खड़ी करवा दी। तो ये मैंने देखा। लेकिन कई जगह पर पुलिस जो है वो ऐसा करती है कि गाड़ी बहुत दूरी कर दे। असल में विकांत जी होता ये है, मैं दर्शकों को समझाने के लिए बता दूं, ये विवाद जो होते हैं ये क्यों होते हैं। ये इसलिए भी होते हैं, चुनाव कोई डेली तो होता नहीं है कि नौकरी कोई कर रहा है चुनाव चुनाव के लिए तो वो डेली तो होती नहीं है। ये असल में ड्यूटी लगती है अलग अलग डिपार्टमेंट की। चुनाव आयोग निर्देश देता है तो जिसको जैसा समझ में आता है वो उस निर्देश का वैसे ही पालन कर देता है। एक और उदाहरण मैं बताता हूँ। मैंने इलेक्शन कमीशन का ये पास बनवाया हुआ है। ये मुझे अलाउ करता है कि मैं जो है मतदान केंद्र के अंदर जा सकता हूँ। लेकिन हर बार ये समस्या आती है, जैसे ही हम गेट पर पहुंचते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं नहीं नहीं अंदर अलाउड नहीं है। तो हम उनको समझाते हैं अरे भाई ये इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया हुआ पास है, इसमें अंदर जाने के लिए ही ये पास बनाया गया है, वरना बाहर तो हम वैसे ही घूम रहे हैं, बाहर तो सब वैसे ही घूम रहे हैं। तो ये इस तरह की जो है बातें सामने आई हैं। अभी जैसे आपने एक घटना का आपने भी जिक्र किया, तो इस तरह की बातें सामने आ रही। कालका जी में भी इस तरह की एक बात सामने आई
के बैरिकेडिंग कर रखी है, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, पुलिस वाले कह रहे हैं हम आप उस तरफ से चले जाओ। तो ये इस तरह की जो है बातें दिल्ली के अंदर निकल के आई हैं। लेकिन कुल मिला के जो मतदान है वो जैसा हम अंदेशा उस तरह का व्यक्त कर रहे थे, उस तरह का जो है ये मतदान जो है या जो बाधाएं हैं नहीं दिखाई दे रही कि बहुत ज्यादा समस्या होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे दाव पे बहुत कुछ लगा हुआ है। तो वो उस समय उस तरह की तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो शिकायतें भी आ रही हैं, ये भी शिकायतें हमने पहली बार देखी हैं। इससे पहले दिल्ली चुनाव हम कई सालों से कवर कर रहे हैं, दशकों से कवर कर रहे हैं, कई दिल्ली चुनाव कवर कर चुके हैं। ये शिकायतें भी पहले कभी सामने नहीं आई थी जो इस बार आ रही है। तो अब ज्यादातर वोटिंग तो हो ही चुकी है, 4 बज चुके हैं, 6 बजे तक वोट पड़ना है। कुल 11 घंटे की वोटिंग में से 9 घंटे का मतदान हो चुका है। करीब करीब 47% मान के चलिए कि मतदान हुआ है अभी तक। और अगर अगले 3 बजे तक का आंकड़ा है, और 3 बजे से 6 बजे तक हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि संभव है कि 60 को ये क्रॉस कर जाए। और जो पिछली बार जो आंकड़ा था 62.8% का, उसको संभव है कि जो मतदान है परसेंटेज है वो ज्यादा हो जाए। और अगर उतना भी रह जाता है जितना पिछली बार है, तो भी जो वोट हैं वो पिछली बार से ज्यादा होंगे, क्योंकि संख्या जो है मतदाताओं की वो पिछली बार से ज्यादा है। तो जोश तो आज ठीक दिखा, क्योंकि मौसम भी दिल्ली में अच्छा है, ना बहुत ज्यादा ठंड है ना बहुत ज्यादा गर्मी है। जो जैकेट हमने पहन रखी थी फुल, आज वो भी आधे उसमें हम आ गए हैं और अभी भी बैठे हुए हैं, तो ठंड नहीं लग रही है। हालांकि अब थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, क्योंकि अब सूरज जा रहा है, लेकिन मौसम फिर भी खुशगवार है। और खासतौर से मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होके आया हूँ, वहां पर मतदाताओं में वोटिंग को लेके खूब उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम जो है वो पूरी तरह से आज साथ दे रहा है। विकांत जी। एक मौसम के लिए तो हमें ये थोड़ा श्रेय अरविंद केजरीवाल को भी देना चाहिए, क्योंकि 2013 में उन्होंने 49 दिन की जो सरकार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ वो फरवरी 2015 में हुआ, जिस कारण अब 5 साल का जो विधानसभा का कार्यकाल है वो फरवरी में आता है। और फरवरी में दिल्ली का मौसम बेहद खुशगवार हमेशा रहता है। शरद, दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि आज एक विवाद राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया कि जो रिलीवर होते हैं पोलिंग बूथ के पर एजेंट्स के, उनके रिलीवर्स को जाने नहीं दिया जा रहा। बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इस तरीके से, माफ कीजिएगा, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि रिलीवर को बंदी नहीं बनाया जा सकता। अगर रिलीवर अंदर नहीं जाएगा तो पोलिंग बूथ एजेंट वॉशरूम और बाकी जगह कैसे जाएगा। असल में होता यह है कि जो अगर कोई बूथ एजेंट को अंदर कोई गड़बड़ी लगती है तो वो बाहर आकर अपने लोगों को बताता है। तो अगर वो बाहर ही नहीं आएगा तो कुछ जानकारी बाहर नहीं आ पाएगी। तो क्या वो समस्या सुलझ गई? क्या चुनाव आयोग ने उस पर क्या आश्वासन दिया है? नहीं, देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। जैसे कि मैंने अभी अभी जिक्र किया था, यही होता है हर चुनाव में कुछ ना कुछ इस तरह की समस्या आती है। इस बार ज्यादा आ रही हैं। जैसे कि जो लोग तैनात होते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है उनको इस बात की समझ नहीं होती है या जानकारी नहीं होती है। जानकारी है तो समझ नहीं है। तो ये कई बार ये समस्या हो जाती है कि निर्देश जो दिए होते हैं उसको ठीक से या तो पता नहीं होता है, या फिर कैसे इसको लागू करना है, वो सब चीजें जो है जो लोग तैनात होते हैं उनको पता नहीं होता है। एक और बात इसमें यह भी होती है कि चुनाव आयोग, कहने को तो चुनाव आयोग होता है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं चुनाव आयोग के लिए वो किसी एक विभाग के नहीं होते। पुलिस वाले होते हैं, दिल्ली सरकार के अलग अलग विभाग के लोग होते हैं, आंगनवाड़ी के लोग होते हैं, इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। अभी मैं एक जगह गया था विकास जी, मुस्तफाबाद में, तो वहां पर ये बताया जा रहा था कि एक व्यक्ति आया, उसने बताया कि मेरा काम तो यहाँ पर सिर्फ लाकर गद्दे डालना था। दूसरा व्यक्ति आया, उसका काम था मेरा काम सिर्फ यहाँ पर चाय सप्लाई करना है। दूसरे का काम, एक और आया, उसका काम था कि मुझे यहाँ पर सिर्फ रिफ्रेशमेंट के तौर पर ब्रेड पकौड़े देने हैं। तो ये अलग अलग तरह की जो है समस्याएं होती हैं। इस वजह से होती है क्योंकि डिपार्टमेंट अलग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, और रोजाना ये काम नहीं होते हैं चुनाव के। तो इस वजह से ये बहुत सारी समस्या आती है। हालांकि मैं इसमें यह नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है तो वो निराधार है, हो सकता है वो हो, उसका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है, लेकिन उसको आगे और पुश नहीं किया गया है। लेकिन हर जी चुनाव में जी इस तरह की समस्याएं विक्रांत जी आती हैं।
शरद, हमारे दर्शक भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रिहाना सैफी जो है वो ये कह रही है कि बहुत धीमा चल रहा है मतदान। और मैं नई दिल्ली इलाके से भी, मेरे पास अभी कुछ लोगों के फोन आए थे कि वहां पर मतदान धीमा चल रहा है। कुछ और इलाकों से भी जब हम बात कर रहे हैं तो लोगों का कहना है कि कुछ जगह जो अधिकारी है उनके काम करने के तरीके की वजह से भी लाइन ज्यादा लग रही है। इस समय दिल्ली में क्या माहौल है, क्योंकि अब केवल 2 घंटे का ही समय रह गया है। और मोहिब अहमद हमारे दर्शक हैं, वो हमसे जानना चाह रहे हैं व्हाट इज द पोल परसेंटेज। तो वो आपको शरद ने बताया कि 3 बजे तक का भी पोल परसेंटेज हमारे सामने आया है, जो करीब 47% है। और ये उम्मीद की जा रही है कि खत्म होते होते जो पुराना पोल परसेंटेज था 62.7, उससे ऊपर ही चला जाएगा। शरद, दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, रिहाना सैफी हमारी दर्शक थी, वो कह रही थी कि नई दिल्ली में कुछ दर्शकों का कहना था कि नई दिल्ली में वोटिंग कम हो रही है। कुछ अलग अलग इलाकों से भी शिकायत आ रही है। क्या इस तरह की शिकायत पब्लिक बता रही है कि धीमा चल रहा है मतदान, और उसे तेज करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, नई दिल्ली हो, दिल्ली कैंट हो, ये इस तरह के इलाके होते हैं विक्रांत जी के यहाँ पर वोटिंग स्लो ही चलती है। कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे तो वोटर की संख्या बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं कि नई नई दिल्ली के अंदर जितने टोटल वोट पड़ते हैं, बुराड़ी के अंदर उस उतने मार्जिन से तो जो है विधायक जो है वो चुनाव जीत जीत जाता है। इसे ऐसे समझिए कि अरविंद केजरीवाल को मान लीजिए पिछली बार अगर 46,000 वोट मिले थे टोटल, जो उनको वोट मिले, और बीजेपी वाले को मिले होंगे करीब 25-26 हजार के आसपास में, तो अरविंद केजरीवाल 21,000 से ये चुनाव पिछला जीते थे। लेकिन बुराड़ी का जो कैंडिडेट था आम आदमी पार्टी का, उसका जो विनिंग मार्जिन था वही 88,000 का था। तो क्योंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की डेमोग्राफी है और संख्या जो है लोगों की वो अलग अलग है। जैसे आप नई दिल्ली में, मैं सुबह था तो इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे, बहुत लंबी लाइन मुझे नजर नहीं आ रही थी। लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तरफ गया, क्योंकि वो कंजेस्टेड इलाका है, घनी आबादी वाला इलाका है, वहां तो जिस भी स्कूल में घुस जाओ वहीं पे ऐसा लग रहा था कि लाइनें लगी हुई हैं, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाए। तो ये जो है नई दिल्ली और जो इस तरह के पॉश इलाके होते हैं, वहां पर जो है ये थोड़ी सी एक बात रहती है कि वोटिंग स्लो जरूर दिखती है। क्योंकि आप ये भी देखिए कि जिस तरह के लोग वहां रहते हैं, अफसर रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, या मिडिल क्लास के काफी लोग हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम यहाँ पर भी नौकरी करते हैं, तो संभव है वहां आज छुट्टी ना हो, इसलिए बहुत से लोग जो हैं इसलिए भी ना आए हों। आपको याद दिला दूं, पिछला जो चुनाव हुआ था दिल्ली के अंदर वो शनिवार को हुआ था। उससे पहले भी हमने देखा था कि जो छुट्टी के दिन है उसमें जो है मतदान होते देखा गया। लेकिन अब ये बात जो है पिछले कुछ चुनावों से आई कि लोग जो है वो घूमने फिरने, सैर सपाटे को चले जाते हैं। इसलिए कम से कम जिस दिन मतदान रखा जाए वो दिन ऐसा तय किया जाए कि वो छुट्टी का दिन ना हो, या आसपास ऐसा ना बन रहा हो कि लोग लंबे वीकेंड पे जो है बाहर निकल जाएं। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से जो वर्किंग डे में रखा तो गया है। लेकिन आप नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये जो एनसीआर के इलाके हैं, इनको तो आप बंद नहीं कर सकते कि दिल्ली में वोटिंग होनी है इसलिए सारे सारे जो हैं अपने जिलों में बंद घोषित कर दो। तो ये एक कारण जरूर हो सकता है स्लो वोटिंग का। लेकिन कुल मिलाकर वोटिंग मुझे लग रहा है कि जो अगर 47% 3 बजे तक डेटा आ गया है, और ये आगे अभी और बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा ट्रेडिशनली ऐसा होता है कि शुरू में ये कम दिखता है लेकिन बाद में जाकर ये ज्यादा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से पोलिंग जो है वो ठीक ठाक ही चलती हुई दिखाई दे रही है। शरद, मोहम्मद अनस खान हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि मैं दुबई से आप लोगों को लाइव देख रहा हूं, और बहुत जो शुक्रिया। दिल्ली के चुनाव पर 2013 से नजर भी बनाए हुए हैं। दिल्ली का चुनाव ही निश्चित तौर पर इस तरीके का होता है कि देश दुनिया की उस पर नजर बनी हुई है, और 2013 से चूंकि इन्होंने नजर बनाई हुई है, तो 2013 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जीते थे, और उसके बाद 2 चुनाव उन्होंने ऐतिहासिक मैंडेट के साथ जीते। और इस बार के चुनाव का भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल रहेंगे या जाएंगे। राहुल ठाकुर इस समय हमारे दर्शक हैं, जो ये जानना चाहते हैं शरद कि नई दिल्ली कौन जीतेगा, क्या प्रिडिक्शन है आपकी? तो अब तो वैसे तो हालांकि प्रिडिक्शन करने का समय नहीं है, आज जनता अपना फैसला सुना रही है, और नहीं नहीं, जनता आज इसके आज दिन बाद भी नहीं है
आज दिन भी आज नहीं दिन है, भी नहीं है, आप आज काट भी जनता कर के सकते वोट हैं। देने का दिन है, उसके मन के हिसाब का वोट होना चाहिए। हाँ लेकिन नई दिल्ली पर आप, रियाज अहमद हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या एआईएमआईएम कोई फैक्टर है दोनों सीटों पर। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, इस पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि मैं ओखला घूमने गया था, देखने गया था, और आप मुस्तफाबाद गए थे, जिन दोनों सीटों पर एआईएमआईएम जीत रही है। पहले मैं जानना चाहूंगा कि नई दिल्ली सीट का क्या समीकरण लग रहा है, कितना, जितना बाहर से देखने में लग रहा है कि बहुत टफ मुकाबला है, क्या वोटर टर्नआउट को देख करके भी वैसा प्रतीत हो रहा है? देखिए, मुकाबला तो है, और ये जरूर है कि 2013 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तब सिर्फ टफ इसलिए लग रहा था क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, अरविंद केजरीवाल न्यू कमर थे। तो इसलिए लगता था कि अरविंद केजरीवाल ऐसे कैसे हरा देंगे मौजूदा मुख्यमंत्री को, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़े मार्जिन से, मुझे लगता है 21-25 हजार के मार्जिन से, अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को चुनाव हरा दिया था। बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। बाकी दो चुनाव में बीजेपी कोई कैंडिडेट ही ऐसा नहीं उतार पाई कि अरविंद केजरीवाल को कोई चैलेंज जो है वो नई दिल्ली में नहीं मिला। 2015 में नूपुर शर्मा को उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने, और 2020 में सुनील यादव को। दोनों युवा नेता थे, कोई ऐसा नाम नहीं थे जो अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े स्टेचर के नेता को चुनौती दे सके। चुनौती नहीं दे पाए, अरविंद केजरीवाल आराम से जो है चुनाव जीत गए। लेकिन ये चुनाव बिल्कुल अलग है। प्रवेश वर्मा को यहाँ पर उतारा है, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है यहाँ पर चुनाव लड़ने में। कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित आए हुए हैं, उनको भी लोग यहाँ जानते हैं, खासतौर से जो अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने संदीप दीक्षित के साथ काम किया है, उनकी माताजी के साथ काम किया है, दीक्षित के घर पर आना जाना उनका रहा है। तो और 10 साल संदीप दीक्षित सांसद भी रहे हैं। तो इस वजह से संदीप दीक्षित की जान पहचान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जान पहचान होने से वोट मिल ही जाते हैं, लेकिन एक नॉन फेस है, लोग उनको जानते हैं। तो इसलिए ये मुकाबला टफ तो है, लेकिन इसको कौन जीतेगा ये प्रिडिक्ट कर पाना एक तो आज का दिन नहीं है कि हम ये प्रिडिक्ट करें कि ये जीत रहा है या वो जीत रहा है, या ये आगे चल रहा है या वो आगे चल रहा है। थोड़ी देर रुक जाइए, एग्जिट पोल आ ही जाएंगे 6:30 बजे के बाद, चैनल कर ही रहे हैं। और तब तक के लिए जब अगर एग्जिट पोल से काम ना चले तो 2 दिन रुक जाइएगा। सुबह 8 बजे के बाद से जब ट्रेंड आने शुरू होंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन शरद जीत रहा है। कम से कम आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन शरद टफ शरद है ये शरद इस समय देखना है। हमारे काफी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा छोटे छोटे हम लोग सवाल जवाब रखें। हाँ, हमारे दर्शक राहुल ठाकुर हमसे कह रहे हैं कि मैं कनाडा से आप लोगों को देख रहा हूं। तो शरद, अरे देश सिर्फ दिल्ली नहीं, देश भर के, देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो दर्शक हैं वो हमें देख रहे हैं। सैवी हमारे दर्शक जो हैं वो ये कह रहे हैं बहुत ही शानदार पत्रकारिता। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरीके का शुक्रिया प्रेम जी। बनाए रखिए। दर्शक हमारे अच्युता नदम्मा कह रहे हैं कि आप इज एन इनोवेशन फॉर न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। तो वो अपनी पार्टी को ये भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वो समर्थक लग रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं कि आगे बढ़े। और इनके हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि रीसेट करने पर काफी देर लग रही है, शायद थोड़ी सी हमारी सिग्नल की भी दिक्कत है। हालांकि वो ये जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी नगर का क्या हाल है। हम बहुत छोटे छोटे सवाल और जवाब रखने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा दर्शकों को अपने साथ जोड़ सके। एक जवाब आप लक्ष्मी नगर का दें शरद, उससे पहले कन्हैया शर्मा हमारे दर्शक जो जुड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि वोटिंग स्लो है, वोटर कम निकल रहे हैं, इसका मतलब सरकार रिपीट हो रही है 100%। हालांकि ये इनका आकलन हो सकता है। लक्ष्मी नगर का क्या लग रहा है शरद, क्योंकि वहां पर जो बीजेपी से कैंडिडेट आए थे आम आदमी पार्टी में, सुना है कि बहुत मजबूती से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बीबी त्यागी ये बीजेपी में ही हुआ करते थे। इनका लगभग सारा जीवन ही बीजेपी में रहा है, और मौजूदा वहां पर जो बीजेपी कैंडिडेट हैं वो मौजूदा एमएलए ही हैं। तो यहाँ पर भी जो है ठीक ठाक चुनाव चल रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है। जैसे मैंने कहा, आज हमारी मजबूरी है। अगर हम कहना चाहें तो कह जरूर सकते हैं, लेकिन ये ईमानदारी नहीं होती, क्योंकि आज वोटिंग चल रही है। वोटिंग को प्रभावित करने का काम जो है वो नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम ये नहीं कहते। लेकिन ये है कि चुनाव चल रहा है, और पूरी दिल्ली में ही जो है एक टक्कर का चुनाव इस बार है। पहले से चुनाव नहीं कि लहर चल रही हो। लहर ना तो आम आदमी पार्टी की चल रही है, ना ही बीजेपी की चल रही है। एक एक सीट के ऊपर जो है यहाँ पर जो है चुनाव हो रहा है।
राहुल जी हमारे दर्शक हैं, वो चाह रहे हैं कि हम अपना एग्जिट पोल दें, तो राहुल आप हमारे साथ जुड़िएगा रात को 8:30 बजे। हम लोग क्योंकि दिल्ली की काफी सीटों पर दास स्वतंत्र की टीम घूमी है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे दिल्ली की हर सीट का क्या हाल है। और अमन अमन हमारे दर्शक हैं, वो नरेला का जानना चाहते हैं शरद। हालांकि मैं सभी दर्शकों को कहूंगा कि अभी क्योंकि अब एकदम चुनाव चल रहा है, तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए। रात 8:30 बजे जुड़िएगा दास स्वतंत्र की टीम के साथ। और बवाना के बारे में रवि जानना चाहते हैं कि बवाना का क्या हाल है। तो अगर शरद वहां के रवि हमारे दर्शकों को कुछ बता पाए आप, बवाना में क्या चल रहा है। देखिए, नरेला का पहले बताता हूँ। नरेला में तो एक अलग ही खेल हुआ है कि पहले आम आदमी पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया, दूसरे को दे दिया जो पार्षद था। लेकिन इससे पहले कि वो अपना नॉमिनेशन करता, आम आदमी पार्टी ने जिसका टिकट काटा था उसी को वापस दे दिया, शरद चौहान। तो वहां पे भी इस बार जो है मुकाबला एक ये माना जा रहा है, आम आदमी पार्टी ये मान रही थी सूत्रों के मुताबिक कि जो मौजूदा कैंडिडेट है वो लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, इसे शरद चौहान को दिया। तो अच्छा मुकाबला वहां पर चल रहा है। बवाना में जो है ये एक सुरक्षित सीट है और आम आदमी पार्टी 2015-20 में ये सीट जीती, बाई इलेक्शन में भी जीती। तो लेकिन वही वाली बात है कि चुनाव चल रहा है, बहुत ज्यादा कुछ इस बारे में हम कह नहीं सकते हैं। थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा उस तस्वीर साफ हो जाएगी, 6:30 के बाद कुछ भी कह सकते हैं। तो शरद राहुल हमें कह रहे हैं सर आपको दिल से सलाम, आपको भी राहुल सलाम, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। और सृजन हमारे दर्शक हैं, वो बता रहे हैं कि सर बता ही रहे हो तो मोती नगर का भी बता दो, क्योंकि मोती नगर भी बहुत हॉट सीट है। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना इस बार मोती नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। शरद कैसा चुनाव मोती नगर से हरीश खुराना ने लड़ा। लोगों को याद तो आ रहा है खुराना जी की लेगेसी है हरीश खुराना के पास में। इस बार बीजेपी ने दिया है। चुनाव दर चुनाव हम ये सोचते थे कि आखिर बीजेपी हरीश खुराना को टिकट क्यों नहीं दे रही है, मदन लाल खुराना के बेटे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। लेकिन जो मुकाबला है उनके लिए आसान नहीं है, भले ही वो मदन लाल खुराना के बेटे हैं। क्योंकि सामने जो है 2 बार के एमएलए हैं, शिवचरण गोयल, और काफी मजबूत उनकी वहां पर स्थिति मानी जाती है। तो चुनाव चल रहा है और ये मजबूती से ये चुनाव जो है यहाँ पर लड़ा गया है। लेकिन इस आधार पर कि वो किसी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इस पर तो ये चुनाव लोग उनको वोट नहीं देंगे। लेकिन हाँ, उनकी पहचान है और जो नेचुरल बीजेपी का वोटर होगा और जो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आएगा, उसका फायदा उनको वहां पर जो है जरूर मिल सकता है, खासतौर से इसलिए कि वो वहीं के हैं, लोग उनको जानते हैं। शरद एक सवाल जो काफी दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि जो हमने पहले भी जिक्र किया था कि 2 सीटें जहां पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे, ओखला में गया तो वहां पर मैंने देखा कि जो उनका चुनाव चिन्ह है पतंग, तो मैं ये कह सकता हूं कि मुकाबला उनके आने से कड़ा हुआ। दूसरी सीट है मुस्तफाबाद, क्या माहौल वहां का लगा और क्या लग रहा है कि क्या एआईएमआईएम इन दोनों सीटों पर प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि बहुत सोच समझ के उसने दाव लगाया दो ऐसे उम्मीदवारों पर जो दिल्ली दंगों के मामले में, सीए एनआरसी का विरोध करने वाले मामले में जेल भी गए थे। दिल्ली दंगों के भी उन पर आरोप हैं और जेल से आकर उन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी किया। विक्रांत जी, दोनों ही जगह एआईएमआईएम ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और ये जो है दोनों ही जगह पर इस पार्टी का जो सिंबल है वो है पतंग। तो इतना कह सकते हैं कि पतंग उड़ने की कोशिश कर रही है। अब लोग कितनी इसको उड़ाएंगे, कैसे ये आसमान में लहलहाएगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये दोनों ही सीटें, चाहे ये मुस्तफाबाद की है चाहे ये ओखला की है, दोनों ही चर्चा में इन 2 कैंडिडेट की वजह से आई कि ओवैसी ने इन 2 उम्मीदवारों को बहुत सोच समझकर जो है यहाँ पर उतारा। और जब तक कि आपको बताऊं, जब तक कि ये दोनों ही लोग जो थे ये जेल के अंदर हैं, ये अभी भी जेल के अंदर ही हैं। लेकिन गेम जो है तब पलटा जब अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दे दी। कस्टडी पैरोल का मतलब ताहिर हुसैन को ये इजाजत मिल गई कि वो क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो आखिरी का 1 हफ्ता, जब तक चुनाव प्रचार हो रहा है 28-29 तारीख के बाद से, आखिरी का 1 हफ्ता सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, यानी कि जब तक सूरज रहता है तब तक वो प्रचार कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रचार कैसे किया? पुलिस के घेरे में वो रहा करते थे और लोगों से वोट मांगा करते थे। ऐसे ही शिफाउर रहमान ओखला में थे, उन्होंने भी इसी तरह से वोट मांगा। तो जब मैं इन्हें कवर करने गया
तो लोगों के मन में ये बात आ रही, इनको देखकर, इससे पहले नहीं थी, इससे पहले ये क्लियर लग रहा था कि ये दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। और बहुत संभव है जो मुस्लिम मतदाता है वो ये सोचते हुए कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, केजरीवाल ही हरा रहा है। बेशक जो मुस्लिम मतदाता है वो अपनी पार्टी कांग्रेस को मानता है, अपना नेता राहुल गांधी को मानता है। अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को वो अपनी उस तरह की पार्टी नहीं मानता कि जो हमारे मुद्दे उठाती हो। वो कांग्रेस या राहुल गांधी को मानता है। लेकिन बीजेपी को कौन हरा सकता है दिल्ली के अंदर, वो केजरीवाल ही है। तो उस आधार पर वो उस तरफ जा रहे थे। लेकिन ये जब से लोगों ने इनको देखा तो सेंटिमेंट उनके जो है जरूर ये हुए, लोगों को लगा कि 5 साल से जेल में है, इनके साथ गलत हुआ है, अन्याय हो रहा है। तो ये सेंटिमेंट लोगों के जो है इस तरह से हिलने डुलने शुरू हुए थे। लेकिन ये कितने हिल डुल पाए, कहां तक लोगों ने सोचा, क्योंकि बहुत से लोग ये भी सोच रहे थे कि ताहिर हुसैन को और शिफाउर रहमान को जिताने से सिर्फ ये दोनों जीतेंगे, लेकिन बीजेपी को हराने का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्या इनको जिताना फायदेमंद रहेगा? तो ये कश्मकश जो है वोटर के मन में जरूर थी। अब नतीजे बताएंगे कि क्या ये कश्मकश में रह गए। अगर कश्मकश रह गए तो क्या वोट बट रहे हैं, या फिर एक तरफा वोट पड़ गया है, और वो पड़ गया है तो फिर वो जिसको पड़ जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। विक्रांत जी। चलिए शरद, तो दर्शकों के लिए, दर्शकों को धन्यवाद। भागीरथी पाल हमारे दर्शक है, हमें कह रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइप ऑफ जर्नलिज्म। सर अभिषेक गुलाटी हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि पटेल नगर का क्या अपडेट है। हालांकि 8:30 बजे हम लोग एक लाइव प्रोग्राम करेंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि दिल्ली की ज्यादातर सीटों के एग्जिट पोल और अपने अनुमान के बारे में हम बता पाए कि किस सीट पर कौन जीत रहा है। शरद, अभी आप हमारे साथ लाइव जुड़े, इसके लिए आपका शुक्रिया। और दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे कि दास स्वतंत्र देखते रहिए। रात 8:30 बजे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि रात 8:30 बजे हम दास स्वतंत्र की टीम जो दिल्ली के इस चुनाव में अलग अलग इलाकों में गई थी, उसने क्या पाया था, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल रहेंगे या अरविंद केजरीवाल जाएंगे, इन तमाम सवालों का एकदम साफ जवाब आपको रात 8:30 बजे देते हैं। तब तक देखते रहिए। दास स्वतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए और हम अपना साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।